हेलो एवरीवन, आई होप सब बच्चे बहुत अच्छे हैं एंड सभी क्लासेस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट किया था और मैंने आपको कुछ एसेंशियल चीज़ें बताई थी कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू रिमेंबर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, और कैसे कैसे हम उन प्रॉब्लम से उभर के आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स थे वो मैंने आपको वहाँ पे बताए थे ताकि आप उसको याद करो, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इफ़ यू रिमेंबर कि फैमिली प्लानिंग वाला RCH वाला कब हुआ था, गवर्नमेंट ने किया था या इंडिया में सबसे पहले हुआ, ये वाले MCQs अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो तो अब आज मैं आपको बर्थ कंट्रोल मेथड्स कराऊंगी, लेकिन हमारे पिछली क्लास का एक टॉपिक रह गया था और वो था बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आज बच्चों हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करने वाले हैं। नाउ इफ़ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से कोई अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, चाहे आप लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन बोलो, चाहे लैक ऑफ अवेयरनेस बोलो, चाहे कंजर्वेटिव सोसाइटी बोलो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे मेल्स एंड फीमेल्स को वो इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता, इन्हीं की वजह से बहुत सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती हैं। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं और हर किसी चीज़ का इलाज है। ऐसा तो नहीं है कि दूर नहीं कर सकते। नाउ उन्हीं सब प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम ऐसे है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम चीज़ें कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये कम नहीं हो रही है, और वो है पॉपुलेशन। तो आज जो टॉपिक जो लास्ट क्लास में रह गया था वो है बच्चों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो बेसिकली ना, एक मैं आपको कुछ फिगर्स बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर 1900 में अगर मैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करूं तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कुछ ही सालों में 2000 ईयर में 2000 इन द ईयर 2000 उस टाइम पे यही 2 बिलियन पॉपुलेशन बच्चों 6 बिलियन पॉपुलेशन में पहुंच गई। ये इम्पॉर्टेंट है, याद करना है, ताकि एग्जाम में अगर आएगा तो आप लिख पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे इंडिया के टर्म्स में बात करूं तो इंडिया में बच्चों जो इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे इंडिपेंडेंस, जब हमारी कंट्री नई नई उसको फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस हुई थी, उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 350 मिलियन पॉपुलेशन थी। This was just after the independence, but at the same time 2000 में मई के वक्त यहीं पे जो पॉपुलेशन है 1 बिलियन हो गई। कैन यू इमेजिन, जो 2000 पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 1900 में, 2000 मई के वक्त 1 बिलियन पॉपुलेशन हो गई थी सिर्फ और सिर्फ इंडियन में। अब ये हो क्या रहा था, ये जो अचानक से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ हो रही थी। पॉपुलेशन कब बढ़ती है? जब लोग कम मर रहे हैं और पैदा लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो सडन इंक्रीज होता है, ये जो सडन इंक्रीज होता है किसी भी पॉपुलेशन, कोई भी स्पीशीज की पॉपुलेशन में, इन एन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में, इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो ये सडन इंक्रीज होता है पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी कि एकदम ऐसे फट गई, मतलब एक्सप्लोड हो गया, एकदम बढ़ सी गई है पॉपुलेशन एक छोटे से टाइम में, तो उसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, एक टर्म आता है बच्चों डेमोग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ भी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी बेसिकली बच्चों क्या होता है, ये एक साइंस है, एक फील्ड है जहाँ पे हम इस पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। और बेसिकली किसकी पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं? अब पॉपुलेशन तो किसी भी स्पीशी की हो सकती है। मान लो चिकन की पॉपुलेशन बढ़ गई, या शीप की पॉपुलेशन बढ़ गई, या किसी की पॉपुलेशन बढ़ गई, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सडनली ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ गई है। और अगर मैं ह्यूमन की पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, किस किस एरिया में है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि उसमें चेंज क्या आ रहा है, कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है,
क्या उस पॉपुलेशन की कंपोजिशन है, मतलब कितने कितने, लेट्स सपोज एज में डिवाइड कर दिया, किसी में डिवाइड कर दिया, मेल्स फीमेल्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या उसकी कंपोजिशन है। और अगर मैं एक और पॉइंट बोलूँ तो उस एरिया में या अलग अलग एरिया में वो पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस चीज़ को हम पढ़ते हैं डेमोग्राफी में। तो डेमोग्राफी क्या है, एक साइंस है जिसमें हम ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की स्टडीज़ को, उसका बढ़ना घटना, उसका चेंज होना, वो किस जगह पे है, कितनी है, क्या रेशो है, वो सब आता है डेमोग्राफी के अंदर। नाउ अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं रीज़न कि आखिर क्यों ये जो पॉपुलेशन है क्यों इतनी बढ़ रही है, कैसे ये पॉपुलेशन बस एक्सप्लोड होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और अब तो आपको पता है इंडिया में, चाइना में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसको कर्व करना, इसको कम करना कितना मुश्किल होते जा रहा है। अब देखो ये क्यों होता है। देखो इसका पहला रीज़न यहाँ पे जो लिखा है डिक्लाइन, यानी कि कम होना। अब डिक्लाइन यहाँ पे क्या होगा, एमएमआर और बच्चों आईएमआर। जो बच्चों लास्ट क्लास में थे उनको पता है, जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि एमएमआर क्या होता है और आईएमआर क्या होता है। ये होता है बच्चों, जल्दी बताओ। यस, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, हाँ जी, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि जो फीमेल मदर हैं जो बर्थ दे रही हैं, लेट्स सपोज किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये मदर की डेथ हो रही है, अगर इनकी डेथ बहुत ज़्यादा कम हो रही है, अब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि ये किस वजह से कम हो रही है, ये मतलब किसी भी वजह से कम हो रही हैं, चाहे जल्दी शादी कर दी, वो फिट नहीं थी इसलिए हो गई, या कोई नेचुरली एक्सीडेंटल कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई इस वजह से कम हो गई। और बच्चों फीटस भी, या लेट्स सपोज जो इन्फेंट जो पैदा हुए हैं, जो इन्फेंट पैदा हुए हैं उनकी डेथ भी कम हो रही है। तो जब इनकी डेथ का रेट कम हो जाता है, ऑब्वियसली जब लोग जो मरेंगे वो कम होंगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, विद टाइम चीज़ें बढ़ी हैं, विद टाइम एनवायरनमेंट आई हैं, लोगों के अंदर, मैंने क्या कहा था, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तो ये जो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं तो लोगों को पता है जल्दी उम्र में अब इतनी शादियाँ नहीं हो रही हैं, मदर फिट हैं, अपना ख्याल रखती हैं, फादर मदर का ख्याल रखते हैं, तो क्या है जो डेथ है वो कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ऑब्वियसली डिक्रीज इन दी डेथ रेट। चलो ये तो मैंने एमएमआर आईएमआर की बात कर दी। ओवरऑल अगर मैं बोलती हूँ, चाहे कोई ओल्ड एज हो, चाहे कोई नॉर्मल एडल्ट है, चाहे कोई चाइल्ड है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ह्यूमन की अगर डेथ हो रही है, एक साल में लोग कितने मर रहे हैं, एक्सीडेंट से कितने मर रहे हैं, सुसाइड से कितने मर रहे हैं, किसी भी रीज़न की वजह से अगर उनकी डेथ कम हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। उसके अलावा क्या होगा, डेथ इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, वो लोग जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि लेट्स सपोज वो 18 से 30 35 40 साल वाले लोग, या 21 से 30 40 35 साल वाले लोग, इस टाइम पे मोस्टली लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। इस टाइम के एज ग्रुप के अगर लोग ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और रिप्रोडक्शन की, और लोगों के आने की, और इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब देखो, इम्प्रूवमेंट इन दी मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब क्या होगा कि जब इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब है धीरे धीरे, हमको भी पता है कि अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, अच्छे अच्छे क्योर आ गए हैं, ऐसे ऐसे टेक्निक्स आ गई हैं जिसका जिसकी वजह से जल्द ही किसी बीमारी के बारे में पता लगता है और उन चीज़ों को आप दूर कर सकते हो, तो इनकी वजह से भी अल्टीमेटली डेथ कम होगी। और जब डेथ कम होगी तो क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी तरफ देखो बच्चों, जब डिजीज़ कम होगी, अब ये डिजीज़ कोई भी हो गई, एसटीडीज़ मान लो, या कोई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी भी टाइप की, अगर रिप्रोडक्टिव का पढ़ रहे हैं तो एसटीडीज़ मान लो, एसटीडीज़ एड्स जैसी हार्मफुल डिजीजेस अगर कंट्रोल में रहेंगी तो ऑब्वियसली कंट्रोल में कैसी रहेगी, अवेयरनेस होगा, लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं होगा, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्योंकि क्या हो रहा है, जो डेथ कॉजिंग डिजीज़ हैं, डेड जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो पीपल हैं, सिंपली डेथ जो है वो कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है,
बेटर ट्रांसपोर्ट, धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सिस्टम में नहीं, हर चीज़ में एडवांसमेंट आ रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई फूड है एक अच्छी जगह से जाके वो ऐसी जगह में ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, तो उस हाई स्केर्सिटी वाले रीजन में अगर खाना पहुँच रहा है तो लोग वहाँ माल न्यूट्रिशन से नहीं मरेंगे। ठीक है, अगर वहाँ तक दवाइयाँ पहुँच रही हैं तो लोग वहाँ बीमारियों से नहीं मरेंगे। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक हेल्प कर रही है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में। दूसरी चीज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल रिस्क। अभी क्या है, साइंटिफिक लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, जापान को ही ले लो, कितने अर्थक्वेक आते थे वहाँ पे, अभी भी आते हैं, लेकिन वो डरते नहीं हैं। एक दिन में भी कितने अर्थक्वेक आते हैं, डेली अर्थक्वेक आता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को वहाँ पे ऐसा बना लिया है, वहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसे खड़ी कर दिए हैं कि वो खतरा कम हो जाता है उनके मरने का। तो हर चीज़ में, चाहे मेडिकल चीज़ में हो, किसी भी तरीके से जो नेचुरल रिस्क होते हैं उसको कम कर देती है जो अपकमिंग साइंस की साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज होती हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों देखो, नाउ क्वेश्चन अगर यहाँ पे आता है कि ओवर पॉपुलेशन, यानी कि अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो फूड, ओवर पॉपुलेशन है मतलब लोग ज़्यादा हैं, फूड हमारे पास लिमिटेड होता है, एग्रीकल्चर लैंड हमारे पे लिमिटेड होती है, अल्टीमेटली क्या होगा, फेमाइंस बढ़ेंगी बच्चों, लोगों तक, गरीबों तक खाना नहीं पहुंच पाएगा तो लोग माल न्यूट्रिशन होंगे। अब ये मत बोलना मैम आपने तो कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है पर पॉपुलेशन सबसे तेजी से बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन से भी ज़्यादा, तो वहाँ तक खाना कैसे पहुँचेगा, उन लोगों में क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होती है, जिसकी वजह से उनकी स्टंटेड ग्रोथ नहीं हो पाती, डिजीज़ हो जाती है, अल्टीमेटली डेथ होती है। ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से डेथ भी हो रही है। स्पेस, लिविंग का एरिया कम हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि एग्रीकल्चर लैंड को लोग काटने लग गए हैं, फॉरेस्ट को लोग काटने लग गए हैं इंडस्ट्रीज़ बनाने में, ये कम हो गए हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सॉइल इरोजन जैसी चीज़ें हो रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, हर तरीके से चीज़ें कम हो रही हैं, फिर भी रहने के लिए स्पेस कम है। एम्प्लॉयमेंट बच्चों, जितने ज़्यादा लोग होंगे जॉब्स उतनी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, एजुकेशन कम होगी, नहीं होगी। जब जॉब्स कम हो रही हैं, हमारे पास इतने लोग हैं, इतने अच्छे स्कूल्स तो नहीं हैं, जितने ज़्यादा लोग हैं, क्या सभी इक्वल जॉब्स मिलती हैं, क्या सभी इक्वल कमा पाते हैं, नहीं कमा पाते, क्या सबको इक्वल खाना मिलता है, नहीं मिल पाता, क्या सबका घर एक जैसा है, नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी फ़र्क आता है। हर कोई बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाता, हर किसी को बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं तो उनकी एजुकेशनल का लेवल कम है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। आज भी ऐसे लगे हैं, गाँव हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, टीचर वहाँ जाती हैं और वहाँ पे बच्चे या तो पढ़ने नहीं आते या टीचर वहाँ पे पढ़ाने नहीं जाते। मैं बहुत कुछ रीजन्स की प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, या गवर्नमेंट भी नहीं, लोकल स्कूल्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं या लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड कम हो रहे हैं। मेडिकल एड, अब देखो मेडिकल एड ऑब्वियसली जैसे जैसे लोग आएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो मेडिकल एड हर लोगों की तरफ नहीं पहुंच पाएगी, सबको वो सारी चीज़ें, सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। उसके अलावा देखो बच्चों, एसेंशियल गुड्स, कितनी सारी एसेंशियल चीज़ें होती हैं। अब चाहे आप फूड ले लो, चाहे आप मेडिकल एड्स ले लो, चाहे आप किसी भी तरीके की सुविधाएं ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, चाहे आप वाटर की सप्लाई ले लो, इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है तो क्या उसको ये सब थोड़ी सी चीज़ें सेटिस्फाई कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये भी नहीं पहुंच पाते हैं, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती बच्चों, समझ आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इज पॉल्यूशन, और ये तो हमको पता है जब लोग ज़्यादा हैं तो हर तरीके का पॉल्यूशन बढ़ता है, चाहे आप नॉइस पॉल्यूशन ले लो, चाहे आप एयर पॉल्यूशन ले लो, ज़्यादा लोग, ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा फैक्ट्री, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, नॉइस पॉल्यूशन, ज़्यादा डंप, वाटर पोल्यूशन, ज़्यादा सीवेज, हर तरीके का पॉल्यूशन बढ़ता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है।
तो आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या ऐसे ही रह लेंगे इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की तरह? इसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? एक ही तरीका है, अवेयरनेस का। अवेयरनेस फैलानी है हर किसी के लिए। ऑल राइट, हर किसी के लिए अवेयरनेस क्यों फैलानी है? देखो मतलब कि चाहे कि यार पॉपुलेशन बढ़ रही है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करो, प्लीज़ कम बच्चे पैदा करो, अपनी फैमिली प्लानिंग करो, प्लीज़ जल्दी शादी मत करो ताकि रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना हों। तो ये डिफरेंट एजुकेशन है, चाहे पढ़ाई के केस में हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, किसी भी डिजीज़ की अवेयरनेस फैलाओ। हर चीज़ को जब हम अवेयरनेस फैलाएंगे विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, तो हमको पता लगेगा कि ओवर पॉपुलेशन सही नहीं है, इसको कम करना है। मैरिजेबल एज तो वैसे हमने देखा था कि 18 और 21 है, फीमेल्स में 18 और मेल्स में 21। तो ऑब्वियसली ये अगर और इंक्रीज हो जाएगी तो बेटर होगा। तो मैरिजेबल एज से अगर कम होगा तो जल्दी जल्दी लोगों की शादियां होंगी और जल्दी जल्दी लोग बच्चे पैदा करेंगे। तो आप समझ रहे हो ये क्या है? इस चीज़ को कम करना है। मैनेजेबल एज को हमको ये जो एज है इसको डिफाइन करना चाहिए। तो जो लोग जल्दी शादी करते हैं, जिन गाँव में जल्दी शादी होती है, वो चीज़ रुकनी चाहिए। अगर हो सके तो इसको 24 ईयर्स तक बढ़ा देना चाहिए ताकि पॉपुलेशन हमारी कम हो सके। इंसेंटिव्स देने चाहिए। अब इंसेंटिव किसी तरीके के भी होते हैं, कंपनी में एक्स्ट्रा काम करते हैं तो इंसेंटिव्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स दे दो, चाहे कुछ प्राइस, कैश प्राइस, एजुकेशन का पैसा, खाने का पैसा, कुछ भी दो। एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ दो जिससे हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छे से पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है, उनको मोटिवेट करो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, उनको इंसेंटिव्स दो। तो उनको देखा देखी बाकी लोग भी वही करेंगे। फैमिली प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन को कम करने के लिए। ठीक है, सबको यहाँ पे समझ आया बच्चों? अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने किया है, ये तो वही चीज़ें हैं कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, उनको कम कैसे करना है। नाउ एक फटाफट हम यहाँ पे क्विज करेंगे बच्चों। फटाफट से ये क्विज देख लो, यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर करो। कॉमेंट्स में हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट डिपेंड होता है किस पे? यानी कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या वो बर्थ पे डिपेंड करेगा? जल्दी इसका आंसर दो। यस, बर्थ तो होगा। जितनी ज़्यादा बर्थ होगी उतने इंडिविजुअल होंगे और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये सही होगा। क्या डेथ रेट पे डिपेंड करता है? जल्दी बताओ, क्या डेथ रेट पे डिपेंड करता है बच्चों? अब देखो, कुछ को लगता है कि सिर्फ बर्थ रेट पे डिपेंड करता है, बट बच्चों डेथ रेट पे भी तो डिपेंडेंट करता है। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज नहीं दे रखा। अगर डेथ रेट कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाएगी, और डेथ रेट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। मतलब जितने ज़्यादा लोग मरेंगे तो ऑब्वियसली पैदा होने वाले लोग अगर कम है तो पॉपुलेशन नॉर्मल रहेगी, बट अगर लोग कम मर रहे हैं, लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना। तो इस पे भी डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली एज टू सेक्स रेशो पे भी डिपेंड करेगा। अब ये देखो क्या हो गया, मान लो 24 साल की जो फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, वो ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एज में है, ज़्यादा लोग काम करेंगे। तो ये जो फीमेल और मेल्स का सेक्स रेशो है, ये जो एज का सेक्स रेशो है कि अगर रिप्रोडक्टिव एज में लोग ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एक सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप कैसे इंप्रूव करोगे? कैसे इंप्रूव करोगे? देखो नंबर 1 बोल रहा है क्या इंट्रोडक्शन होगी सेक्स एजुकेशन में। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे देखा है, वेरी नाइस, सबको पता है अगर सेक्स एजुकेशन होगी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्रीज होगी, तो ये तो होगा। ठीक है। सेकेंड देखो बच्चों, मेडिकल असिस्टेंस अगर अच्छे से मिलेगी, अच्छा इलाज,
अच्छी जांच पड़ताल, अच्छे से असिस्टेंस कर रहे हो, अच्छे से एग्जामिन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ठीक है बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन उनको देखना है टाइम टू टाइम जब अल्ट्रासाउंड होता है बेबी की पूरी डेवलपमेंट देखी जाती है। अगर ख़राब है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इनिशियली स्टेज पे रुक जाती है, ताकि ना ही बच्चे की जान को खतरा हो ना ही मदर की जान को खतरा हो। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऑब्वियसली अगर मेडिकल असिस्टेंट इंक्रीज होगी तो ये भी होगा। अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रासेप्शन से अवेयरनेस होगी तो बर्थ कंट्रोल होगा। ऑब्वियसली उसकी वजह से डिजीजेस भी बचेंगी। और एसटीडीज की करोगे तो ऑब्वियसली लोग प्रोटेक्टिव सेक्स यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से इसकी अवेयरनेस की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या पे दे रखा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड। अब ये कुछ को लगेगा कि नहीं होगा, बट बच्चों ये होगा। देखो, अगर मेल्स एंड फीमेल्स को एक जैसा समझा जाएगा तो डेफिनेटली पॉपुलेशन बहुत कम होगी। क्यों? ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो उनको घर रहना है, बच्चे पैदा करने हैं, दे विल मूव ऑन, वो अपनी लाइफ में कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, जॉब्स करेंगे या जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ भी कर रहे हैं, द वे दे वांटेड टू लिव, द वे लेट देम लिव द वे दे वांट। जिसके हिसाब से वो अपने हिसाब से सोचेंगे तो ऑब्वियसली उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये छोटी है, ये फीमेल है या ऐसा होता है ना, बड़े बड़े लोगों की शादी कर देते हैं छोटी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ, तो क्योंकि वहाँ पे इक्वल उनको दर्जा नहीं दिया गया है। या अगर फीमेल को भी इक्वल दर्जा दिया जाएगा, उनको भी इक्वली एजुकेट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या उनको उनका हक नहीं पता होगा? क्या उनको पता नहीं होगा कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं? तो ये भी होगा। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट ये नहीं होगा क्योंकि मिथ और कॉन्सेप्शन को कम करना चाहिए, दबाना चाहिए, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक पॉपुलेशन में क्या होता है, नैटेलिटी बैलेंस्ड करनी है मोर्टेलिटी से। नैटेलिटी का मतलब है कितने इंडिविजुअल ने बर्थ ली है, और मोर्टेलिटी का मतलब है कितने इंडिविजुअल ने डेथ ली है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, अगर किसी पॉपुलेशन में ये बैलेंस होता है, यानी कि ये बैलेंस हो गया है, तो क्या होगा? क्या इंक्रीज होगी इन पॉपुलेशन ग्रोथ? क्या ये होगा? एक सिंपल सी बात करो, अगर ये बैलेंस हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगी? पॉपुलेशन ग्रोथ तो तब इंक्रीज होगी ना जब बर्थ तो इंक्रीज होती जा रही है, नैटेलिटी तो बढ़ती जा रही है और मोर्टेलिटी कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ पॉपुलेशन अगर ये बैलेंस करना है तो क्या होगा? क्या डिक्रीज होगी पॉपुलेशन ग्रोथ? अब ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज होगी तो हो सकता है इसका मतलब डेथ ज़्यादा तो होगी। डेथ तो इंक्रीज हो रही है किसी तरीके से, मान लो डेथ इंक्रीज हो रही है लेकिन ग्रोथ को कम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखो, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों जान लो ये आपका सही आंसर, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आपको बैलेंस करना है तो वहां पे ना ही डेथ को ज्यादा करना है ना ही बर्थ को ज्यादा करना है, एक इक्वल प्रपोर्शन रखना है कि जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। ठीक है, ऑल राइट, यानी कि कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, चलो नाउ सबने इसका आंसर दिया है, आई एम वेरी हैप्पी। ओवर पॉपुलेशन तो एब्सोल्युटली नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों क्या बोल रहा है, द फर्स्ट नेशन, सबसे पहला नेशन जिसमें पूरे वर्ल्ड में इनिशिएट किया, ऐसे एक्शंस बनाए। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था और बोला भी था, आता भी है कि नेशनल लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ऐसी चीज़ें बनानी है, और वो कौन था? वेरी नाइस, द आंसर इज ए, इंडिया। चलो इतनी भी पीछे नहीं है इंडिया, आगे निकल रही है। चलो
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये ध्यान से सुनो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो सडन पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ा देगी, एकदम से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। अभी देखो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। चलो, क्या डिक्रीज होगा डेथ रेट में। अब सोचो, डेथ रेट में डिक्रीज होना का मतलब है डेथ कम हो रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, यानी कि जितनी मदर हैं जो बर्थ दे रही हैं वो उनकी डेथ कम होगी। इनकी डेथ की बात कर रही हूँ, इनकी डेथ कम होगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो इन्फेंट की डेथ भी कम होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे डेथ सारी कम होगी। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। ये तो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा कि अगर डेथ ही कम होगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, एक्सप्लोजन तो होगा। नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है डिक्रीज कर दिया डेथ रेट को, चलो ठीक है डिक्रीज कर दिया, बट इंक्रीज कर दिया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब देखो यहां पे क्या हुआ, अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज करोगे तो यहां पे तो डेथ इंक्रीज कर रहे हो ना आप, तो ये डिक्रीज भी कर रहे हो इंक्रीज भी कर रहे हो, तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग बच्चों। नेक्स्ट देखो, अगर डिक्रीज कर दिया वही वाली बात हो गई, अगर डिक्रीज कर दिया मोर्टेलिटी यानी कि बेसिकली डिक्रीज कर रहे हो, चलो ठीक है डेथ तो मेरी बढ़ रही है, डेथ को मैंने कम कर दिया, डेथ को मैंने कम कर दिया, बट मैंने डेथ रेट फिर इंक्रीज कर दी, कम भी कर दी इंक्रीज कर दी, कोई फायदा नहीं हुआ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, सेम उसी चीज है, डिक्रीज तो कर रही हूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि अब यहां पे डेथ कम हो रही है, लेकिन यहां पे डिक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ द पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज का नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी। समझ आया? तो ये नहीं होगा, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था जिसका गलत होगा, कोई बात नहीं, मैंने आपको अच्छे से समझा लिया है, अब आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है द मेन फैक्टर फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज व्हाट। सबसे ज्यादा इंडिया में पॉपुलेशन किस वजह से ग्रोथ कर रही है? क्या ज्यादा बर्थ रेट है? बिल्कुल सही है, बर्थ रेट तो बहुत ज्यादा है। क्या लैक ऑफ डेथ रेट है? हाँ जी, ये भी सही है। एजुकेशन भी अभी हर जगह नहीं है, तो आंसर क्या होगा? एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड इज व्हाट। पॉपुलेशन ट्रेंड की स्टडी को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था डेमोग्राफी। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट बच्चों, डेमोग्राफी बोलते हैं पॉपुलेशन रेट के इंक्रीज होने को। ठीक है, समझ आया? चलो अब बच्चों यहाँ पे हम आज का जो टॉपिक था वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बर्थ कंट्रोल एक बड़ा टॉपिक है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट आज कवर करेंगे और अगला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब देखो, अभी तक मैं आपको पढ़ा रही थी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है पॉपुलेशन, लेकिन एक चीज़ मुझको बताओ, कि पॉपुलेशन को कम करना है ना हमने, और पॉपुलेशन कम कैसे करेंगे? एक ही तरीका है, सबसे मेन तरीका, बर्थ को कंट्रोल करो, क्योंकि एजुकेशन होगी तो बर्थ कंट्रोल करोगे, कुछ मेडिकल चीज़ें मिलेंगी तो कंट्रोल करोगे, अल्टीमेटली बर्थ को ही तो कंट्रोल करना है। अब एक चीज़ बताओ, बर्थ को कंट्रोल करने का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रोल में कैसे करेगा? फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है हमको? फर्टिलाइजेशन को रोकना है। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो कि किसी तरीके से फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं ताकि प्रेगनेंसी नहीं हो, बर्थ नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे बहुत खूब बड़ा सा टॉपिक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका टेम्परेरी मेथड्स,
यानी कि वो मेथड जो सिर्फ कुछ टाइम तक रहते हैं। अभी देखो इसमें क्या हो गया, कुछ को हम नेचुरली देखेंगे, यानी नेचुरल मेथड, कोई एक्स्ट्रा दवाई ववाई कोई ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये नेचुरल है, ये बॉडी अपने आप एक टाइम देती है जिस टाइम पे आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें हम पीरियोडिक एब्सिस्टेंस पढ़ेंगे, कोइटस इंटरप्टस पढ़ेंगे और पढ़ेंगे लैक्टेशनल अमेनरी। ठीक है। एक होते हैं बच्चों बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स का मतलब है आपने एक दीवार खड़ी कर दी। दीवार किसके बीच में खड़ी कर दी? स्पर्म और ओवम बेचारे मिलना चाहते थे, बट उनके बीच में एक दीवार खड़ा कर दी ताकि वो मिल नहीं पाए। तो इसमें चाहे आप केमिकल बैरियर्स यूज़ कर लो, चाहे हम मैकेनिकल बैरियर्स यूज़ कर लें, चाहे हम इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस यूज़ कर लें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे नेचुरल मेथड्स करेंगे, बैरियर मेथड्स करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करने की। ठीक है। उसके अलावा बच्चों एक होते हैं ओरल मेथड्स। दवाई ली, ओरली कोई चीज़ ली और आपको वो हेल्प कर रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे आई पिल्स वगैरह आप ऐड में देखते हो। एक होते हैं बच्चों कुछ इम्प्लांट्स ले लिए, कुछ इंजेक्शंस ले लिए, इंट्रावेनस डाल दिया, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। एक होते हैं हमारे परमानेंट मेथड, और परमानेंट मेथड का मतलब है वो मेथड जो कि हमेशा है। एक बार अगर उस टाइप की चीज़ें कर ली, ये सर्जरीज होती हैं बच्चों, चाहे वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, इन केस ऑफ फीमेल्स, इन केस ऑफ फीमेल्स ट्यूबेक्टोमी होती है, एंड इन केस ऑफ मेल्स वासेक्टोमी होती है। तो अगर ये हमने कर लिया तो परमानेंट, यानी कि अब हमें बार बार कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा थ्रू आउट लाइफ, जब तक आप जिंदा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मेथड्स के साथ, दैट इज द नेचुरल मेथड। तो जैसे मैंने बोला, नेचुरल मेथड का मतलब ये है कि बॉडी किस तरीके से नेचुरली अपने आप को बर्थ कंट्रोल प्रोवाइड करती है। अब नेचुरली क्या होगा, ना ही तो आप किसी तरीके की पिल्स ले रहे हो, ना ही तो आप किसी तरीके की डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, ना ही किसी तरीके के केमिकल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, एंड ना ही किसी तरीके की आप सर्जरी कर रहे हो। तो ये जो मेथड्स होते हैं, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इन मेथड के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते क्योंकि आप ऐसी कोई चीज़ अपनी बॉडी में डाल ही नहीं रहे हो। तो देखो यहाँ पे इसका सबसे पहला मेथड है बच्चों पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस हम कैसे पढ़ेंगे? इन केस ऑफ फीमेल्स। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में किया था और मैंने आपको बताया था पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है कि नहीं होती मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज साइकिल। ये इस 28 डेज साइकिल्स में 10 to 14th डे में ओव्यूलेशन होता है, और इसको भी आप 17th तक मान लो। तो इन दिनों के बीच में ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होगी। वैसे तो 14th लेवल पे होती है, याद है ना, LH का पीक सबसे ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पे ओव्यूलेशन होगी, एग रिलीज होगा। अब मान लो घूमता फिरता स्पर्म वहाँ पे आ गया और एग वहाँ पे तैयार होके बैठा है, तो क्या हुआ? स्पर्म तो पहले से ही आके बैठ जाता है, फिर एग वहाँ पे आ जाता है। अब दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट हमको वो रोकना है। तो हम क्या करते हैं, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में चेक करेंगे। चेक क्या करना है कि बेसिकली ऐसे टाइम पे इंटरकोर्स होता है, ऐसे टाइम पे स्पर्म की एंट्री होती है फीमेल बॉडी के अंदर इन 10 to 70 डेज के बीच में, जिस टाइम पे चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मान लो अगर एग ही नहीं होगा तो स्पर्म क्या करेगा अकेले? तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक चेक है, एक चेक करना होता है कि किस पीरियड में आप सबसे ज़्यादा फर्टाइल हो। उस पीरियड में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, तो उस टाइम पे चांसेस कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, समझ आया? चलो बच्चों, नेक्स्ट मेथड देखो यहाँ पे, कोइटस इंटरप्टस। अब ये बहुत ज़्यादा पुराना, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड जो कि मेल द्वारा अपनाया जाता है। मेल्स क्या करते हैं? जस्ट ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन, जैसे ही इजैक्यूलेशन होगा
हमने पढ़ा है ना, इजैकुलेशन में क्या होता है, सीमन रिलीज होता है, और सीमन के अंदर क्या होता है बच्चों, सीमन के अंदर स्पर्म होता है ना। तो जैसे ही इजैकुलेशन होगा उस टाइम पे विड्रॉल कर देते हैं मेल्स पेनिस को। तो देयर इज द विड्रॉल ऑफ पेनिस। अगर उसका विड्रॉल होगा तो ऑब्वियसली स्पर्म जो होगा वो फीमेल बॉडी में एंट्री ही नहीं करेगा। क्या होगा, फीमेल बॉडी में उसकी एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ आया, सबको यहाँ पे समझ आया बच्चों, कुछ यहाँ पे मुश्किल नहीं है। अब देखो क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे है लैक्टेशनल एमेनरी। लैक्टेशनल से एक चीज याद रखो, यहाँ पे लैक्टेशन वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। और लैक्टेशन में हमने क्या पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा है बच्चों, लैक्टेशन वो टाइम होता है जिस टाइम पे मदर फीड करती है बेबी को। तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर पार्च्यूरेशन, उस टाइम पे जो फीमेल होती है वो लैक्टेटिंग होती है, यानी कि मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो उस टाइम पे हॉर्मोन्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि वहाँ पे ओव्यूल्यूशन नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, और ये पीरियड होता है लगभग 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स तक आफ्टर व्हाट, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो नॉट सॉरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, आफ्टर द बर्थ, आफ्टर गिविंग बर्थ। तो बर्थ के बाद, पार्च्यूरेशन के बाद लगभग 6 महीने तक जो फीमेल है वो लैक्टेटिंग पीरियड में होती है, और उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम है ही नहीं, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, स्पर्म की एंट्री होती है, तो अगेन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ आया। तो ये थे हमारे नेचुरल मेथड्स। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल था बच्चों, इतना डिटेल में नहीं आता है। सिंपल से आपको नेचुरल मेथड्स बोलेगा और आपको अच्छे से पॉइंट में लिखना है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैरियर मेथड्स। अब देखो बच्चों, बैरियर मेथड्स क्या होता है, मतलब एक बैरियर क्रिएट करना है। बैरियर किसके बीच में क्रिएट करना है, स्पर्म और ओवम के बीच में, ताकि ये आपस में मिले नहीं और इनकी फर्टिलाइजेशन हो ही ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड आता है दैट इज द केमिकल मेथड्स। एंड केमिकल मेथड्स में आप एक टर्म देख रहे हो, स्पर्मिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, जो इंसेक्ट को मारता है। पेस्टिसाइड क्या होता है, जो पेस्टिसाइड को मारता है। तो स्पर्मिसाइड वो होते हैं जो किल करता है स्पर्म को, दे किल स्पर्म्स। ऑल राइट, अब ये कैसे कम करेगा, या तो ये ऐसे कर देगा कि उसकी मोटिलिटी को ही कम कर देगा। मतलब मान लो वजाइना में एंटर हुआ, सर्विक्स में एंटर हुआ, बट वो मोटाइल ही नहीं हो रहा है तो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा। या मान लो उसने उसको मार ही दिया है, तो अल्टीमेटली जब स्पर्म मर जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब ये क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं बच्चों, ऐसे पेस्ट होते हैं, जेलीज होती हैं, जिनको बॉडी के अंदर फीमेल वजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये जो होती हैं फीमेल वजाइना की जो म्यूकस लेयर होती है वहाँ से अटैच हो जाता है। अब जब ये वहाँ पे अटैच होगा तो जैसे ही वहाँ पे स्पर्म आएगा ये एक स्पर्मिसाइड का काम कर देगा और ये उसको मार देगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ये कैसे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या बोला मैंने, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट बच्चों, जिंक सल्फेट। ठीक है, ये सारी चीजें होती है जो कि स्पर्मिसाइड की तरह काम करती है। एंड वन इज लैक्टिक एसिड। समझ आया, इस टाइप की कंपोजिशन होती है इन केमिकल्स में। नाउ
नेक्स्ट इज द मैकेनिकल मीन्स। तो मैंने क्या किया, बैरियर क्रिएट कर दिया, या तो मैंने एक केमिकल इंट्रोड्यूस कर दिया या मैंने कोई डिवाइस यूज किया। डिवाइस कैसा यूज किया, एक मैकेनिकल डिवाइस यूज किया, एक मशीन टाइप यूज किया। अब मशीन ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हाँ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब इट इज अ सिंपल मशीन। मशीन तो कुछ भी हो सकती है। मशीन क्या है, ये पेन भी एक मशीन है जो आपके काम को आसान करती है, दैट इज अ मशीन। तो मैकेनिकल मीन्स यूज करी है। अब मैकेनिकल मीन्स में एक आता है विच इज यूज्ड बाय द मेल्स विच आर नोन एज कॉन्डम्स। तो ये बेसिकली बच्चों क्या होता है, ये रबर का या लेटेक्स का बना होता है, जिससे जो मेल पेनिस होता है उसको कवर कर दिया जाता है। तब जाके जो इजैक्यूलेशन होगा वो फीमेल बॉडी में एंटर ही नहीं हो पाए। इसका एक और बड़ा फायदा है कि किसी तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती। ठीक है। दूसरी चीज, एक टर्म है बच्चों यहाँ पे निरोध, इसमें से क्वेश्चन आता है। ये वो सबसे पहले गवर्नमेंट के बनाए हुए फर्स्ट कॉन्डम्स हैं जो कि गवर्नमेंट फ्री में भी देती है। ठीक है। सो दीज आर निरोध, और इन केस ऑफ फीमेल भी कॉन्डम्स होते हैं और उनको बोला जाता है फेमिडोम्स। क्या बोला जाता है, फेमिडोम्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आर नोन एज डायफ्राम, और ये फीमेल बॉडी में ऐसे डूम शेप्ड होता है। तो ये बच्चों डूम के जैसे होता है, डूम शेप, जो कि फीमेल बॉडी में एंटर किए जाते हैं। ये जब फीमेल बॉडी में एंटर होगा, जब ये एंटर होगा तो वहां पे ये काम करता है एक बैरियर का। ठीक है। तो ये एक बैरियर का काम करेगा। अब बेसिकली क्या होगा, ये सर्विक्स में लगा दिया जाता है। जब ये सर्विक्स को कवर कर गया तो स्पर्म जो है वो आगे यूटरस तक नहीं, सर्विक्स से आगे फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचेगा। ठीक है। यूटरस से फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से डायफ्राम यूज होता है एज अ मैकेनिकल बैरियर। ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज वॉल्ड कैप्स, और ये है लास्ट जो एक बैरियर मेथड यूज होता है। अगेन दीज आर यूज एज इन केस ऑफ फीमेल्स। अच्छा, एक और होता है, एक ना सर्विकल कैप्स भी होते हैं बच्चों, सर्विकल कैप। ये सर्विकल कैप क्या होते हैं, बेसिकली इसको मैं मिनी डायफ्राम बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ, मिनी डायफ्राम बोल सकती हूँ। इस तरीके से ये होते हैं, मिनी डायफ्राम होता है। ये भी अटैच होता है, वजाइना वाले रीजन में लगाया जाता है ताकि एक बैरियर क्रिएट हो सके। ऑल राइट, नाउ वॉल्ड कैप्स भी एक फीमेल बॉडी में लगाई जाती है। ये भी बच्चों वैसा ही दिखता है, ये भी हेमिस्फेयर डोम जैसा होता है। ये भी बच्चों रबर का ही बना होता है, और ये रबर का बनाया होता है। इसमें एक रिम होती है, थिक रिम, ताकि वो इजीली वहां पे अटैच हो जाए। होता क्या है, जो वजाइना कैनाल, जो आपका वजाइनल कैनाल है जहाँ से स्पर्म एंटर करेगा, तो ये जो वेजाइनल कैलान है जहाँ से स्पर्म एंटर करेगा, इसी जो जो इसका सरफेस है, टॉप सरफेस है, जिसको वेजाइनल वॉल्ट बोलते हैं, यहाँ पे अटैच किया जाता है वॉल्ट कैप्स। वेजाइनल वॉल्ट, वहीं से ये नाम आया, वॉल्ट का कैप, जो कि एक बैरियर बन जाएगा स्पर्म्स एंड एग्स या ओवम के बीच में, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, एंड जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी, बर्थ कंट्रोल हो जाएगी। चलो, अब आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने स्पर्मिसाइड भी खत्म कर लिए, ये तीनों तो कर लिए हमने, केमिकल मीन्स कर लिए, कॉन्डोम्स कर लिया, डायफ्राम कर लिया, सर्विकल कैप्स कर लिया, वॉल्ट्स कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम बाकी करेंगे, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस करेंगे, और हम बाकी के सर्जिकल मेथड्स ये सारे कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आना, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय बाय।